हाँ बच्चों, नमस्ते। अब जो पढ़ेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार आप पढ़ रहे थे, उसका मैंने एक वीडियो एक भाग में भेजा है। दूसरे भाग में मैं आपको बता रही हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार और उस सुधारों के तहत उसने जो वस्तुओं और अनाजों के मूल्य निर्धारित किए थे, बाजार नियंत्रण किया था, उसका जो उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ा था वो बताऊंगी। हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से वस्तु और बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, और उसके लिए उसने सभी वस्तुओं और अनाजों और जो भी चीज़ वो जो भी है इन सब के भाव उसने निर्धारित किए थे। इसके अलावा दास दासी और मवेशियों को भी इसके कीमत निश्चित की थी। सभी के अलग अलग बाज़ार बनाए थे और बाज़ारों में वस्तु की कमी न हो तो बाहर से भी चीज़ें मंगवाने की व्यवस्था की थी। और इस तरह से शहनाए मंडी है वो नियुक्त किया था, दीवान रियासत को नियुक्त किया था। ऐसे अधिकारी जो है जिसके कार्यकलापों का हमने उल्लेख आपको किया है और बताया है कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही में किस तरह से इन चीज़ों का बयान किया है। अब जो हम बताएंगे, 3 तो पॉइंट आपको हमने बताए। चौथा जो है, बाजार नियंत्रण संबंधित आदेशों का व्यापारी जरा सी भी लापरवाही नहीं बरते, यानी कि व्यापारी को जो भी आदेश सुल्तान निकालेगा, अलाउद्दीन निकालेगा, उसका पालन उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो उसके लिए सुल्तान ने कठोर दंड की व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन ने इसके लिए पूरा प्रबंध किया था। तो उसने प्रत्येक बाजार, जितने भी बाजार थे, चाहे कपड़ा के बाजार हो, चाहे वस्तुओं के हो, जेवरात के बाजार हो, या गाय भैंस बकरे घोड़े के बाजार हो, या गुलामों के, क्योंकि पहले ज़माने में तो गुलाम भी बेचे जाते थे, लड़कियों के लड़कों के जो अच्छे दास होते थे उनकी भी बिक्री होती थी। तो इन सब के अलग अलग बाजार थे और प्रत्येक बाजार में एक शहना नियुक्त किया गया था। शहना अधीक्षक को कहते हैं, वो नियुक्त कर दिया था, जो देखता था कि व्यापारी निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु नहीं बेचे। जो मूल्य रखा गया है उसी मूल्य पर ही वस्तु को बेचे। तोल या नाप में भी कमी नहीं करे। वस्तुओं की किस्म भी नहीं बिगाड़े, यानी कि वस्तुओं में मिलावट नहीं करे। जैसे कि आज हम कई वस्तुओं में मिलावट देखते हैं, जैसे मिर्ची है तो मिर्ची में भी पाउडर मिला लेंगे, है ना। और कई चाय पत्ती है तो उसमें भी कुछ और मिलावटें होती है। अब जैसे काली मिर्च है तो उसमें भी ककड़ी के बीज वह सुखा करके डाल देते हैं, पपीते के बीज, तो पता नहीं चलता है। तो उस ज़माने में तो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब इन सब चीज़ों पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था, गुनाह माना जाता था। तो उस ज़माने में तो बहुत कड़ी व्यवस्था थी सुल्तान या पहले ज़माने में राजा महाराजाओं के, सब हिंदू राजा महाराजा के समय में भी बहुत ही कड़ी व्यवस्था थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए जो व्यवस्था की थी कि कोई भी व्यापारी थोड़ी सी भी बेईमानी करे, जरा सी भी, यानी कि वस्तु को अगर वो कम तोल के देता है तो उसकी शरीर से इतना ही मांस को उखाड़ करके उस तराजू में रखा जाता था। जांग से जांग है तो जांग से ही काटते थे मांस, तो फिर क्या पता कहीं और से भी काटते हो। तो इतना ही मांस काट करके
उन उस तराजू में रखा जाता था कि क्यों कम तोल करके दिया, है ना। अनाज में अगर अनाज पानी या वस्तु कोई भी चीज़ है उसको मिलावट कर दी जाती थी तो हाथ भी काट देते थे, नाखून उखाड़ देते थे, इस तरह से वो करता था। इसके अलावा घुड़सवारों की एक विशाल टुकड़ियाँ थी जो जिसमें टुकड़ियाँ भी रखी थी उसने। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल जैसा एक खूंखार जो है व्यक्ति नियुक्त किया था, जो ऐसे ऐसे कई धूर्त व्यक्ति मतलब जो दिखने में बड़े धूर्त नहीं, मतलब जो ये दिखने में खूंखार व्यक्ति, धूर्त नहीं, तो खूंखार व्यक्ति नियुक्त किए थे जो बाजारों में घूमते थे और जो धूर्त और बेईमान व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखते थे। और ये जो खूंखार व्यक्ति होते थे वो हाथ में चाबुके ले लेके घूमते थे ताकि कोई भी व्यापारी जो है बेईमानी नहीं कर सके, है ना। अनाज बाजार के अन्य अधिकारी बरीद मंडी जो सुल्तान को विक्रय योग्य वस्तुओं की उत्तमता की सूचना देता था। इसके अलावा कई खुफिया पुलिस भी होते थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने बाज़ार में वस्तुओं की मिलावट और व्यापारियों की मिलावट को रोकने के लिए व्यापारियों पर कठोर नियंत्रण किया था। यानी जो मिलाएगा, वस्तुओं में मिलावट करेगा तो उन वस्तुओं के मिलावट करने वाले व्यापारी को पकड़ा जाएगा, उसके नाखून उखाड़ दे, जैसे मैंने बताया था, तोल कम करके देते थे तो उनके मांस खींच लेते थे, इतना ही। इसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता था कि जो सुल्तान खुद है बाजार में एक ऐसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ता था जिनको कुछ जीतल देता था सुल्तान अलाउद्दीन, और जीतल देता था ताकि बाजार से चीज़ वो जो है वो मंगवा सके, और वो आकर के फिर वो सुल्तान को बताते थे, और सुल्तान जो उसको देखता था और देखता था कि हाँ वस्तु बिल्कुल सही है तो ठीक है, अगर वो वस्तु गलत होती थी तो उस व्यापारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाती थी। तो मतलब उन चीज़ों को दीवान रियासत की उपस्थिति में वो वस्तुओं से, जो वस्तु मंगवाई जाती थी बच्चों से, वह खरीद मतलब पैसा दे करके जो मंगवाता था अलाउद्दीन, तो उन वस्तुओं को दीवान रियासत जो है उसकी उपस्थिति में तुलवाता था कि बिल्कुल सही दी है कि नहीं, तोल में भी सही है, भाव भी सही है कि नहीं। तो इस तरह से उसने बाजार पर कठोर नियंत्रण रखने का जो काम किया था वो बड़ा सराहनीय तो है। इससे क्या है कि व्यापारियों में बहुत डर पैदा हो गई और वो लोग बेईमानी करना भूल गए। और इस तरह से जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जहाँ तक ये व्यापार नहीं, बाजार नियंत्रण के प्रभाव का प्रश्न है, अलाउद्दीन के बाजार नियम व्यापारियों को पर्याप्त लाभ नहीं लेने देते थे। ये तो बिल्कुल सही है। कैसे लाभ लेने देते थे? आप खुद ही सोचिए बेटे कि कैसे कैसे हो सकता था जब इतना कठोर नियंत्रण हो, तो वो वस्तुओं को न तो कम तोल करके दे सकता था, न मिलावट कर सकता था, तो ऐसा कोई बेईमानी तो होती नहीं थी। तो इस तरह से कोई लाभ नहीं मिला था, तो इसलिए व्यापारी वर्ग भी बहुत ही डरते थे, बहुत ज़्यादा, कि भाई कभी कुछ ऐसा नहीं हो जाए हमारे साथ। तो कई लोगों ने मतलब व्यापार और वाणिज्य को क्षति भी पहुंची, क्योंकि डर और खौफ के साथ व्यापार करते थे, है ना। और इस तरह से एक दूसरी बात जो है, मोरलैंड और अन्य विद्वानों ने ये बताया है कि दोआब के कृषकों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था उस समय, क्योंकि उनको सुल्तान के द्वारा जो निश्चित दाम पर जो अनाज था वो घुमक्कड़ व्यापारियों को बेचना पड़ता था। तो उससे भी, क्योंकि वो बेचारे पहले तो 50% भूमि कर के देते थे, फिर वो अनाज जो है उनको बेचते थे, और वो उसी दाम पर बेचते थे जो अलाउद्दीन ने निर्धारित किए थे अपने समय में। तो उससे भी वो एक तरह से
किसानों को भी एक डर रहता था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो जब तक जीवित रहा तब तक रही और उसके बाद समाप्त हो गई। और जो ये प्रणाली थी वो दिल्ली तक ही सीमित थी। दिल्ली के बाहर तो जो है वो मतलब उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। दिल्ली में तो इसलिए सीमित की थी कि सैनिकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सके, तो उन सैनिकों की वजह से आम जनता भी लाभान्वित हुई थी, है ना। दिल्ली से बाहर दूसरे प्रदेशों पर तो कोई ऐसा बाजार वस्तु और अनाजों का कोई नियंत्रण नहीं था। वो तो जो जो होते थे दाम ज़्यादा कम मूल्य पर भी बेच लेते थे वो लोग। अब जो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो अंतिम दिन थे वो बड़े कष्ट और निराशा में बीते थे। एक तो उसने बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था वो, और परिश्रम करने से, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आपने देखे कितने सारे युद्ध लड़े और वो सफल भी रहा। वो पहला ऐसा शासक था जो थे दक्षिण तक गया था, है ना। और कई उसने प्रशासनिक सुधार भी किए थे लंबी। और तो इन सब से परिश्रम और फिर लंबी उम्र भी उसकी बढ़ती जा रही थी, तो उसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। और उसके जो बच्चे और बीवी, जो उसकी बीवी थी उससे उसकी कभी बनी नहीं है। और बच्चे जो है वो भी सुल्तान माँ, बच्चे तो हमेशा माँ का ही पक्ष लेते हैं, आप जानते ही है। तो एक है कि उसका आप जानते हैं उसका जो पुत्र था खिज्र खां, वो भी कोई अलाउद्दीन जैसा तो कोई महत्वाकांक्षी नहीं था। और उस समय क्या हुआ कि उसके जो प्रिय सेनापति मलिक काफूर है उसको दक्षिण से बुलाया और अलग खां को गुजरात से बुलाया। और अपनी पत्नी और बच्चों के द्वारा जो उसके साथ व्यवहार किया जाता था उसकी शिकायत भी की थी कि भाई मेरे साथ ऐसा ये लोग कर रहे हैं। और मलिक काफूर ने देखा कि अब क्या है कि अलाउद्दीन का समय अब बहुत निकट है, ज़्यादा समय अब जीवेगा नहीं। तो उसने सबसे पहले सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उसके जो प्रतिद्वंदी थे, जैसे कि अलाउद्दीन की पत्नी है, खिज्र खां है, अलप खां है, इन सबको जो बीच बीच में जो थे इन सबको कांटा, अपनी राह का कांटा समझते थे और उसको हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया था। उसने सुल्तान को विश्वास दिलाया कि किस प्रकार अलप खान जो था वो आपको और मारने का षड्यंत्र रच रहा था, वो भी आपके बच्चों के साथ और पत्नी के साथ मिलकर। तो ऐसे ही मतलब इसने ऐसा विश्वास दिया। तो एक दिन क्या है कि वो मतलब अलप खां जो है वो शाही महल में अभी आ ही रहा था और इसने उसके ऊपर हमला करा दिया। किसने? मलिक काफूर ने, और उसका वध करा दिया। और उसके बाद उसी मतलब सुल्तान का आदेश प्राप्त कर लिया और खिज्र खां को भी ग्वालियर के किले में बंदी बना करके भेजा गया था। और इसी तरह से उसकी पत्नी को भी लाल महल में बंदी बनाकर रख दिया था। और उसके बाद मलिक काफूर जो है धीरे धीरे प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और सारा काम जो है वो अपने हाथ में, प्रशासन का जितना भी काम था अपने हाथ में ले लिया। और मलिक काफूर के जो करते थे उसके परिणाम भी बहुत ही घातक निकले। और अपने प्रिय प्रांतपति जो है अलप खां की हत्या का समाचार सुन करके अलप खां के सैनिकों ने गुजरात में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और चित्तौड़ में भी विद्रोह प्रारंभ हो गए। और वहाँ अलाउद्दीन के कठपुतली जो शासक थे मालदेव को सिसोद का ठाकुर हमीर लगातार परेशान कर रहा था। और दिल्ली और दक्षिण भारत में देवगिरी में रामचंद्र का जो जामाता यानी कि जवाई जो था हरपाल देव, वो भी स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, घोषणा कर दी थी। और तुर्की सेनाओं को
अपने राज्य की जो सीमाओं में पहले से थे मौजूद, देवगिरी वगैरह में, जहाँ जहाँ उसने अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान किए थे और बाद में विजय प्राप्त कर लिए थे, तो वहाँ पर उन सीमाओं में जो सेना उसकी तैनात थी वो छोड़ छोड़ के आया था न, तो उन सेनाओं को खरीदना शुरू कर दिया था। तो एक बाद एक ऐसे विद्रोह के समाचार अलाउद्दीन को मिलने लगे और इसकी तबीयत और ख़राब हो गई। ऐसे कहते हैं कि मलिक काफूर जो है वो सिंहासन को ऊपर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन को स्लो पॉइजन देने लगा था, तो जिससे उसके क्या है कि पेट में पानी भर गया और जलोदर की बीमारी हो गई। और ऐसी करुण अवस्था में 6 जनवरी 1316 में उसकी मृत्यु हो गई और उससे दिल्ली के जो मेहरौली जो है उसके किले में उसको एक जगह पर दफन किया है और वहाँ पर उसका मकबरा है। तो ठीक है, हमने ये जो आपको पढ़ाया, शुक्रिया।